सो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग ये मीटिंग आईडी से या नंबर से जॉइन किए हुए हैं, अपना एक्चुअल नाम नहीं लाए हैं, प्लीज़ अपने नाम को यहाँ पे रीनेम करें और एक्चुअल नेम के साथ आप पूरे मीटिंग को अटेंड करें। और कैमरा अगर हो सके तो आप लोग कैमरा ऑन करिएगा जब अगर आपका राइट पोस्चर होगा तभी, अदरवाइज़ कैमरे को ऑफ रखिएगा। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी लोग हमारे यहाँ पे आईफ़ोन, वीवो, ओप्पो के नाम से या नंबर से जॉइन किए हैं, ये अपने एक्चुअल नाम को रीनेम के करके इस मीटिंग को अटेंड करें। अदरवाइज़ हमारे सारे को-होस्ट से रिक्वेस्ट है इन लोगों को रिमूव कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग, बढ़िया है सब। बहुत ही बढ़िया। आज मुझे वाक़ई थोड़ा टेक्निकल चैलेंज हो रहा है, मुझे पता क्यों? पर मैं अपने लैपटॉप से ये मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात और नहीं। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि एक छोटे से वो स्क्रीन से अपने फ़ोन के मीटिंग लेते हुए, क्योंकि मुझे आदत है सबको बड़ी स्क्रीन पे देखने की। तो जस्ट बेयर विद मी। मुझे आज समझ में नहीं आ रहा है कि कैमरा कहाँ है, मुझे किधर देखना है। कोई कोई बात नहीं, चलेगा, हम लोग कैमरे को ऑफ कर देते हैं सभी लोग, सिर्फ अब अपने सेशन को कंटिन्यू करें। नहीं, 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 जी, नहीं, प्लीज़ ऐसे मत करिए। तो आई विल जी। बी हैप्पी। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? कोई राहुल सनोदिया, आपके भाई साहब हैं क्या ये छोटे? ये हमारे साले साहब हैं। ये क्या हाँ, बोल रहे हैं? गुड, 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 वेरी नाइस। ये हमें गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है। अच्छा, 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 अच्छा। मॉर्निंग करेक्ट। मैम। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। गुड, 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 ओके। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक ना इन्होंने पूछा और हम लोग अब तक बात करते आए। अच्छा, जितने लोग तो मुझे हर बार से फॉलो कर रहे हैं, उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं हर एक टॉपिक बड़े सीक्वेंस से लेती हूँ। जो नहीं समझ पाते हैं ना, उनसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है। मैंने देखा है कि हमारी सारी मीटिंग्स रिकॉर्ड होती हैं। अगर आपको कोई बात ऐसे लगे ना कि समझ में नहीं आ रही है या सेंस नहीं बन रही है, तो किसी और को तंग करके उसका सिर खाने से ज़्यादा अच्छा है, आप पुरानी मीटिंग्स के वीडियोज़ निकालें और 1-1 घंटे की मीटिंग है, जहाँ भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, 1 घंटे की पुरानी मीटिंग देखना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। और वीडियो देखने का एक फ़ायदा बहुत अच्छा ये होता है कि अगर मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ या कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप उसको फॉरवर्ड करके आगे भी देख सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट अ सजेशन कि कभी-कभी क्या होता है कि एक जो ट्रेनर रहता है या जो ये बताने वाला रहता है, उसको ऐसा लगता है कि ये बात मैं कर चुका हूँ। तो अपनी बात का दोबारा रेफ़रेंस देना बहुत आसान रहता है हमारे लिए। ऐसे में अगर आपको लगता है कि कुछ आप नहीं कैच कर पा रहे हैं, और आज मैं ये क्यों बोल रही हूँ, आज का मेरा टॉपिक जो है बहुत ही जेनेरिक है। अब जेनेरिक कैसे हिसाब से है, मतलब हमने बात करी लिस्ट मेकिंग की। मैंने आपको बताया कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारे बिज़नेस में सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, वो है लिस्ट। अगर आपके पास नाम ही नहीं है, नंबर ही नहीं है, तो कॉल किसको कीजिएगा? और अगर कॉल ही नहीं करेंगे और आपको लगता है कि मैं बस मिस्टर मिंट में चलता जाऊँगा, वॉक करता जाऊँगा और मिंट्स कमाता जाऊँगा। मिंट्स तो कमाएँगे, आपके स्टेप मिंट में मिंट तो आ गए, आपने डेली-डेली वॉकिंग किया, मिंट आ गए। अब आप बोले रेट नहीं बढ़ रहा, चलो मान लीजिए रेट भी बढ़ गया, जो आपको रेट चाहिए था वो मिल गया। अब वो रेट बढ़ने के बाद आपके पास ये जो मिंट पड़े हैं, उसको लेगा कौन? उसको आपको अल्टीमेटली तो कोई खरीदेगा, तभी तो आपके पास पैसे आएँगे ना। आर यू गेटिंग मी? अब मेरे पास डायमंड्स हैं, डायमंड की बहुत वैल्यू है, सोना है, सोने की वैल्यू बहुत है। बट मेरे पास सोना है, ये किसी को कैसे पता? पहली बात तो मुझे फ़ोन करके किसी को बताना पड़ेगा कि ना मेरे पास सोना है। दूसरा, मुझे उसको ये भी बताना पड़ेगा कि मेरे पास सोना तो है, मुझे ये सोना बेचना है और इस सोने की मार्केट में ये वैल्यू चल रही है, मैं इतने में बेचने को तैयार हूँ एंड दिस इज़ हाउ आई विल सेल इट। यही बिज़नेस है ना? अकेले वॉकिंग करके मिंट्स तो आपने कमा लिया, मिंट्स कमा के जब तक आप उसको डाइल्यूट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको किसी को बेचेंगे नहीं, तब तक आपके पास पैसे कैसे आएँगे? और अब आप सोचें कि आपका अपलाइन आपके लिए एक बायर भी लेके आए, ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना? सोचिए ना, एक बार कि कभी किसी ने सोचा है, अंदाज़ा लगाया कि हम हर रोज़ इतना चल रहे हैं, इतना वॉक कर रहे हैं और वॉक करते-करते हम इतना मिंट जनरेट कर रहे हैं और इतने मिंट्स जो जनरेट हो रहे हैं, और फिर हम बोल रहे हैं कि इसका भाव नहीं बढ़ रहा। भाव तब बढ़ता है किसी भी चीज़ का, जब उसके पास बायर होते हैं। डिमांड एंड सप्लाई की चीज़ होती है। अब यहाँ पे कोई तो है, मैं देख रही हूँ, जो शायद अपनी शॉप पे बैठे हैं
और शॉप पे बैठे-बैठे वो मेरी बात सुन रहे हैं। अब आप बताइए कि आपने शॉप में बैठे हैं, तो आपने शॉप का शटर खोला है, बैठे हो, तभी तो कोई बायर आएगा ना कि इस दुकान में सामान मिलता है। तो और मुझे पता है कि मेरी ज़रूरत का सामान इस दुकान में मिलता है, तो वो जाएगा आके आपको बोलेगा मुझे ये चीज़ दो, आप उसके दाम देंगे, उसको वो चीज़ पकड़ाएँगे तो ही आपके पास पैसे आएँगे ना। राइट और रॉन्ग? अकेले स्टॉक कर लेने से तो नहीं होता है ना। तो अब हमारे पास मिंट्स भी आ गए हैं, हमने लिस्ट भी बना ली कि हम किसको बेचेंगे। लिस्ट बना ली, हमने नेम लिस्ट की बात करी थी, सबसे पहले मैंने आपको बताया नेम लिस्ट कैसे बनाना है, नंबर कहाँ से लेना है, कैसे इकट्ठे करना है। एक 5+3 का रूल भी बताया था कि देयर इज़ अ रूल कॉल्ड 5+3। अगर किसी को याद है, कोई पुराने से अटेंड कर रहा है ये सेशन और कोई बता सकता है कि 5+3 रूल का मतलब क्या है, तो आज मतलब सच में आई विल बी अमेज्ड। कौन है ये? कोई है ऐसा? कोई भी एक जिसको पता है ये 5+3 रूल क्या था? हेलो। 5+ हाँ, हाँ। यस मैम, गुड मॉर्निंग। Good. मैम, 5 पर्सन्स को कॉल करके उनसे 3 नंबर्स नए जनरेट करना, जो पुराने हमारे कांटेक्ट में थे, वो 3 नंबर्स को जनरेट करना है। थोड़े से सही है, थोड़े से गलत है। 5+3 का मतलब था कि हर रोज जब तक मैं 5 नए नंबर नहीं ले लूंगा और 3 पुराने लोगों से एटलीस्ट एक बार कनेक्ट नहीं कर लूंगा, तब तक मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। तो 5 नए नंबर कहीं से भी, और जो मेरे पास ऑलरेडी नंबर है उनमें से 3 लोगों के साथ एक दिन में कनेक्ट। तो दैट वाज 5+3। तो और जैसे जब आपका ये हो जाता है ग्रेजुअली, जैसे आप बढ़ते हैं, तो हम इसको 5+3 बेसिकली बिकम्स 5 नए नंबर और 3 मीटिंग इन अ डे। ओके, सो 5 न्यू नंबर्स इन 1 डे एंड 3 मीटिंग्स अ डे। अगर आप हर रोज 3 लोगों से मिलना शुरू करो, हर रोज जो मर्जी हो जाए, मुझे 3 लोगों से 15 मिनट की मीटिंग करना है और 5 नए नंबर तो मुझे लेने ही लेने हैं। चाहे मैं अपने पुराने और वो कहीं कॉन्टैक्ट्स में से निकालूं या मैं नए लोगों को 5 लोगों को मिल गया हूं, मेरे पास 5 नए नंबर रोज होने चाहिए। अगर आप हर रोज सिर्फ 100 दिन तक भी ये काम करते हैं, तो आप 100 दिन में 500 नए नंबर इकट्ठे कर लेते हैं और आप 300 लोगों से मिल लेते हैं। तो आपने 500 नई नेम लिस्ट जनरेट कर ली है 100 दिन के अंदर अंदर, और आपने 300 मीटिंग करी है। 300 मीटिंग में से अगर 150 लोगों ने भी आपको बोला कि मुझे बता क्या है, और 150 लोगों को आपने पूरा प्लान बताया अपनी अपलाइन की मदद से, और उसमें से सिर्फ 75 लोग हैं, यानी मैं हर एक चीज 50-50% पे रेशियो के लेके आ रही हूँ कि 300 से आप मिले, 150 लोगों ने बोला अच्छा बता क्या है, बता मुझे। 75 लोग कहते हैं कि ठीक है, साउंड्स गुड, शुरू करते हैं। और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 लोग ही एक्चुअल में पैसे आपको देते हैं कि ये ले पैसे ट्रांसफर किए, बिजनेस शुरू हो गया। तो भी आप 100 दिन के अंदर अंदर 40 लोगों की टीम नहीं खड़ी कर सकते हैं, जस्ट बाय फॉलोइंग दिस वन रूल 5+3। अब ये तो मैंने बात करी थी पहले के 5+3 रूल फॉलो करना है ताकि नेम लिस्ट कभी खत्म ना हो। फिर हमने बात करी कि अब ये लोगों से बात कैसे करनी है, नंबर कैसे इकट्ठे करने हैं पुराने लोगों से, और ब्रिज अप कॉल कैसे करनी है। अगर कुछ लोग हैं जिनसे हमने बात मतलब नंबर तो ले लिया, बात शुरू कैसे करते हैं, तो हमने कैजुअल कॉन्वर्जेशन का एक टॉपिक लिया था। फिर हमने लिया कि अब कैजुअल कॉन्वर्जेशन हो गई, ब्रिज अप भी हो गया, अब इन लोगों को इनवाइट कैसे करना है फॉर्मली, कि आओ और बैठो और हमसे बात करो। तो पिछली बार हमने इनविटेशन कॉल पे बहुत लंबी बात करी थी, राइट। अब इनविटेशन कॉल के बाद एक्चुअल में तो अगला टॉपिक बनता है शो द प्लान, के प्लान कैसे दिखाना है। बट मैंने उससे पहले ये डाला है जरूर। अब ये टॉपिक जो ना, ये बहुत ही जेनरिक टॉपिक है, एटिकेट्स। ये उस बात का है कि कोई आपके साथ क्यों जुड़ेगा। अब मान लीजिए कोई एक इंसान है, कोई एक बंदा है, वो आपको भी जानता है, मुझे भी जानता है, राजेश जी को भी जानता है, किसी को भी, हम सबको ही जानता है मान लीजिए, और हम सब उसको बोल रहे हैं कि आजा, मैं भी देखो बिजनेस दिखा रही हूँ, मैं भी दिखा रहा हूँ। वो किसको चुनेगा? कोई तो चीज होती होगी ना कि कोई किसको क्यों चुनेगा, राइट। तो ना आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। हमारे ना यहाँ पे एक सब्जी वाला है, बड़ी अजीब सी है ना। अब ये सब्जी वाला जो है ना, ये तो इसका नाम है तुलसी। ये कई सालों से ना मैं इसको देख रही हूँ, जब से मैं पंजाब आई हूँ ना, मैं देख रही हूँ कि मेरे फादर इन लॉ, मेरे इन लॉ इसी से सब्जी लेते हैं।
अब ये बंदा जो है ना, ये सुबह-सुबह रेडी लेके आता है। इसके ठेले में और बाकी सबके ठेले में ना एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इसका ठेला ऑलमोस्ट खाली होता है। वियर्ड, है ना? बाकी सबके इतने भरे रहते हैं, वो वो अपने वो कहते हैं बोरा से जो गीला करके रखते हैं ना, उसको हटाते हैं। नीचे सब्जी इतनी बहुत सारी चीजें होती है उनके पास, और वो लेना शुरू करते हैं लोग। फिर वो बोलते हैं कि भैया ये नहीं, ऐसे मत करो, ये करो, वगैरह। सुबह-सुबह का टाइम है, दिमाग खोटी मत करो, बोनी का टाइम है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, उनका एटीट्यूड रहता है। ये तुलसी आता है सुबह-सुबह, एक तो लाते ही 4-5 चीज़ें हैं। इतनी सी चीज़, क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। इसकी सब्जी का एक फ़ायदा होता है, इसमें चुनना नहीं पड़ता। वो चुन के लेके आता है, और चुन के लेके आता है, और वो बड़ा अच्छे से ना नहा, एक तो सबसे बढ़िया चीज़ है, नहा धो के तैयार होके आता है ना, आपको देख के लगता है कि वाह! तो ये सुबह-सुबह दूर खड़ा रहता है, उसका एक थोड़ा सांवला-सा रंग है, उसमें उसके सफ़ेद-सफ़ेद से दाँत दूसरे चमक रहे होते हैं कि है ना, करके आया है कुछ, अपने ऊपर सुबह-सुबह मेहनत करके आया है। तो सुबह जाता है मंडी 4 बजे, वो जो साढ़े 3-4 बजे जाएगा, मंडी से सामान खरीदेगा, अपने ठेले पे लोड करेगा, अपने घर जाता है, नहा धो के तैयार होके 6 साढ़े 6 वो फेरी मारना शुरू करता है। और उसने घड़ी पहनी होती है, अपने मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये नहीं कह रही कि बहुत महँगी। अपने जो उसका लेवल है, जो उसका उसके हिसाब से अच्छी-सी घड़ी पहनी रहती है, जूते पहने होते हैं। साफ-सुथरे से कपड़े होते हैं उसके। बहुत ही तेज़ गर्मियों के जो दिन होते हैं ना, उन दिनों में आप देखो उसको कैप वैप भी पहन के आता है, टोपी पहन के आता है। और इसका बड़ा बहुत बढ़िया तरीका है। एक तो सब्ज़ी बहुत थोड़ी-सी रखता है वो, और मैंने देखा है कि उसकी सब्ज़ी होती है ज़्यादा, वो अंदर रखता है, ऊपर थोड़ी रखता है। उससे क्या होता है, अब मैं उसकी ना समझ गई हूँ। जितनी ज़्यादा सब्ज़ी रहती है ना, लोग खासकर बुज़ुर्ग उतने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये क्या लूँ, ये क्या लूँ? तो ऑप्शन ही नहीं रखता। वो थोड़ी-सी चीज़ें रखता है कि आप इसी में से ले लो। तो जब वो थोड़ी-थोड़ी करके उसकी बिकती रहती है, वो तो, और इसलिए उसकी ठेला पूरा खाली हो जाता है 1 बजे तक। उसका प्रैक्टिस है। दूसरी चीज़ ना उसकी बड़ी मज़ेदार है, वो कभी ना नहीं बोलता। बोलेंगे क्या है, और डेढ़ गुना दाम लगाते हैं, डेढ़ गुना है। अगर मार्केट में ₹20, अगर आप मंडी जाएँ और मंडी में आपको ₹20 किलो टमाटर मिल रहे हैं ना, ये आपको ₹35 किलो देगा। और अब सामने से बोलो भैया बहुत महँगे हैं, मंडी में तो इतने महँगे मिलते हैं, ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? तो बड़े प्यार से सामने से बोलेगा, आप पाइया ले लो ना, मना नहीं करता, बार्गेनिंग नहीं करता, बोलता आप पाइया ले लो, आप लो ही मत ज़्यादा, खुश, चुप, इतना सा। फिर हम सब्ज़ी लेते हैं उससे, फिर हमने बोला कि भैया तेरे 160 बनते हैं, हमारे पास तो 150 ही रुपए हैं, तू कम कर ले ₹10, कोई बात नहीं, बाद में दे देना, कम नहीं करता। तो मैंने उसका एक स्टाइल और देखा है, तो वो ना आपका हाउस नंबर और ₹10 ना आगे लिख लेता है। अभी आपके ऐड हुए जा रहे हो, माँग भी नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। 1 डेढ़ महीने बाद जब आप भूल जाएँगे ना दाम पूरे, तो उसने 10-10, 5-5 रुपए जो आपने नहीं पे किए, उसका उसने पूरा हिसाब रखा, फिर वो एक दिन माँगेगा पैसे कि ये आपके पेंडिंग पैसे हैं, ये दे दो। हम बोल रहे हैं ऐसे कैसे पेंडिंग है? नहीं, नहीं, उस दिन आपने ये लिया, उसके पास हिसाब है। अब डेढ़ महीने के बाद आप, एक तो कन्वीनियंस है, घर पे आके लेके जाता है, अच्छी सब्ज़ी लेके जाता है, बहस नहीं करता, ना नहीं बोलता। तो आप डेढ़ 2 महीने के बाद ना उसको जो ₹50 छुट-छुट करके उसके ₹50 एक्स्ट्रा बनते होते हैं ना, वो भी बड़े प्यार से पकड़ा देते हो, चल ठीक है जाने दे, कोई बात नहीं है। अब इसको बोलते हैं व्यवहार। इसको क्या बोलते हैं? व्यवहार। व्यापार में चाहिए व्यवहार। अब ये ना बॉटम ऑफ द लाइन है, अगर आप हायरार्की ऑफ एजुकेटेड पीपल देखें। अब एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले ही हफ्ते का। यहाँ पे हमारे घर के पास ना एक पार्क हॉस्पिटल है, और आई वाज़ नॉट वेल, मैं पार्क हॉस्पिटल गई, और मैंने बोला कि उन्होंने बोला किससे मिलेंगे? तो मैंने कहा कि एमडी मेडिसिन डॉक्टर से मुझे मिलवा दो, और मैं अपने कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह रिपोर्ट्स करवा के गई थी, और हम पहुँचे। अब जाने से पहले डॉक्टर के पास क्या करते हो लोग? आपको बोलते हैं बीपी चेक करके जाइए। तो बीपी चेक किया, अब इत्तेफ़ाकन क्या हुआ कि मेरा बीपी परफेक्ट आया वहाँ पे। अब या तो उनकी मशीन खराब थी, या लड़की को देखना, जो भी था, मेरा 120/80, 120/80। अब जैसे ही डॉक्टर के कमरे में गए, मैंने उनको बताना शुरू किया। मैंने कहा ये बीपी की जो रीडिंग है ना आपकी, ये सही नहीं है। मुझे पता है मेरा बीपी हाई है थोड़ा-सा, ये इतना नहीं रहता है। अब मैं बोल भी रही हूँ, मेरी बात सुनने की बजाय डॉक्टर अजीब ही तरीके से मुस्कुराए और बोले अच्छा ऐसे नहीं है। लिखे उन्होंने दवाई, और मुझे कहा ठीक है। मतलब 2 मिनट मेरी बात भी नहीं सुनी, लिखा और मुझे भेज दिया। अब बाय गॉड मैंने ना वो दवाई खरीदी, ना मैंने वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा।
मुझे ऐसा लगा यार इसको समझ ही नहीं आई मेरे को प्रॉब्लम क्या है। मैंने थोड़े दिन के बाद दोबारा उसी हॉस्पिटल में दूसरे एमडी मेडिसिन डॉक्टर की पर्ची बनवाई। मैं उनके पास गई, मैंने उनको जाके सेम चीज बोली, बड़े प्यार से मेरी सुनते रह गए थे। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझता हूँ। अच्छा, और भी कुछ तकलीफ है आपको? ये है ये। अच्छा, और भी कुछ है? नहीं। तो उन्होंने इतना लंबा पर्चा लिया। मुझे ना ऐसा लगता है आपको ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, आपको ऐसा होता होगा। अब वो बड़े प्यार से ऐसे उन्होंने मुझसे काफ़ी देर बात करी और फिर मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिखा। अब मैं बाहर आई, बहुत खुश। ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है, ये तो मुझे समझ गया, इसको एग्ज़ैक्टली पता चल गया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और मैंने अपने हस्बैंड से ना घर आके डिस्कस किया। कहते अच्छा, चल ला तेरा पुराना प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, इसने क्या लिखा है और उसने क्या लिखा है। और आप मानेंगे नहीं, वो इतना हँसे और मुझे भी बाद में बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ कि दोनों प्रिस्क्रिप्शन एग्ज़ैक्टली सेम है। उसने भी वही दवाई लिखी है, इसने भी वही दवाई लिखी है। डॉक्टर, और डॉक्टर में भी एमडी, समझ रहे हैं आप? सबसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा इंसान, सब्जी वाला सबसे छोटा पढ़ा-लिखा इंसान। लेकिन दोनों, जो अच्छा डॉक्टर था और जो अच्छा सब्जी वाला था, दोनों में एक चीज़ बहुत अच्छी थी, हमें समझने वाली। मुझे समझा, मुझे ऐसी फीलिंग आई कि वो मुझे समझा। इसका मतलब है समझ तो पहले वाले डॉक्टर को भी आ गई थी। दवाई दोनों ने सेम लिखी है, पर मुझे ऐसे लगा कि इसको मेरी बात समझ में नहीं आई, ये मुझे समझता नहीं है। सेकंड डॉक्टर मुझे लगा ये मुझे समझता है, मुझे वो पसंद आया। द फैक्टर इज लाइकेबिलिटी फैक्टर। पीपल जॉइन पीपल, पीपल लीव पीपल। हम लोग ऑफिस में ना कंपनी नहीं छोड़ते। 97% लोग जब नौकरी छोड़ते हैं, कोई भी जगह छोड़ते हैं ना, या घर छोड़ के भाग जाते हैं, वो घर या वो नहीं छोड़ते, वो उस आदमी को छोड़ते हैं, उस पर्सन को छोड़ते हैं जो उनके ऊपर बॉस कर रहा होता है। चाहे वो बॉस हो, चाहे वो फादर हो, अगर जॉइंट फैमिली है तो फादर हो, या जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, उनका तरीका पसंद नहीं आता कि ये देखो कैसे बात करते हैं, कैसे रखते हैं हमें अपने आप। अब हो सकता है वो सही कर रहा हो, होगा वही, शायद आपको किसी टाइम पे किसी उम्र में समझ में भी आए कि ये सही था, पर उस टाइम पे ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा, कोई मुझे समझता नहीं है। आई डोंट लाइक दिस पर्सन, मेरी लाइकेबिलिटी नहीं है। तो हमारे को जब कोई क्यों ज्वाइन करेगा? अब स्टेटमेंट आपके पास है, सबके पास है, पर आपके साथ कोई क्यों जुड़ेगा अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, अगर सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप उसको समझते ही नहीं है, आपको उसकी बात समझ नहीं आ रही है, तो यहाँ हमको लगता है कि हम स्टेटमेंट में ना पैसे बनाने आए हैं। सच बात यह है कि हम उस इंसान से छुटकारा चाहते हैं जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। एक बार ये पैसे आ जाएं, एक बार ये पैसा बन जाए, ऐसे लात मारेंगे ना नौकरी को, ऐसे लात मारूंगा ना उसको, उसको दिखाऊंगा जाके। पैसे कमाने से ज्यादा शौक है उसको दिखाने का कि साल तो है कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ हूँ, राइट? अब उसको तो दिखा देंगे, पर कौन ऐसे लोग हैं, कितने लोग हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़े रहना चाहते हैं? और जब ऐसे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे ना, तो मिंट की प्राइस ऊपर हो, नीचे हो, आगे हो, पीछे हो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके साथ खड़े हैं। They would like to be with you, they will stay with you, they would want to be with you। और हमको ऐसे ही कुछ लोगों की तलाश है। अब ऐसे लोग हमें कैसे मिलेंगे? वो क्या है जो हमारे को मेक्स श्योर कि हम लोगों को पसंद करें, और वो क्या है कि हम अपने अंदर पैदा करें कि लोग हमें पसंद करें। तो पहली चीज है लाइकेबिलिटी क्रिएट करना, वो इंसान बनना जिसको देख के, सुन के, बैठ के जिसके साथ मजा आए। और वो कैसे बनता है? अब वो बनता है इंप्रेशन हमारे तरीकों से, तौर तरीके से। एटिकेट्स क्या होते हैं? तौर तरीके। और तौर तरीके बाद में आते हैं, पहले हमें जो हम महसूस करते हैं, जो हम किसी को देख के महसूस करते हैं। तो हम क्या देखते हैं जब हम किसी को मिलते हैं? सबसे पहले क्या दिखता है? उसका चेहरा दिखता है, कपड़े दिखते हैं, उठना बैठना दिखता है। अब कपड़ों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चलिए बात करते हैं। कपड़े का डिजाइन इंपॉर्टेंट है, कैसा डिजाइन का है कपड़ा वो इंपॉर्टेंट है। हम डिजाइन देखते रहते हैं, सब देखे ना, लेडीज खासकर सब डिजाइन 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 के पीछे पड़ी होती है। इवन जेंट्स, अब आप उनके सूट देखिए, अब पीले रंग का सूट, लाल रंग का सूट अच्छा लगता है।
अब ये सब ना मूवीज में अच्छा लगता है, गोविंदा पहनता है, जितेंद्र पहनता है, क्योंकि मूवी में आपको कलरफुल दिखाना है दूर से, आपको उसको मूवी को वाइब्रेंट बनाना है। अगर पिक्चर में रंग नजर नहीं आएंगे ना, हम इतनी दूर पिक्चर देखने जाएंगे और रंग नजर नहीं आएंगे ना, तो हमको पिक्चर देख के मजा नहीं आएगा। पर आम जिंदगी में अगर कोई रंग बिरंगे ऐसे कपड़े, खासकर जेंट्स अगर कोई रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे तो कैसा लगेगा? तो सबसे पहली चीज कपड़े खरीदने में हमको क्या देखना होता है? फैब्रिक, कपड़ा कैसा है, कपड़ा अच्छा होना चाहिए, कपड़ा महसूस अच्छा होना चाहिए, कपड़ा फ्री फ्लोइंग होना चाहिए, कपड़ा ऐसा हो जिसपे सिलवटे कम पड़े, ऐसा हो जिसपे दाग कम पड़े, कपड़ा ऐसा हो जो देखने में थोड़ा स्मूथ लगे, सॉफ्ट लगे, सिल्की जैसा लगे। अच्छा फैब्रिक खरीदे। जूते हों कैसे हों, कपड़े क्यों नहीं हो, अच्छे शूज हो, देखने में साफ और अच्छे लगे, डिजाइनर बहुत सारे रंग बिरंगे नहीं होने चाहिए, सिंपल होना चाहिए, पर अच्छा दिखना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। क्योंकि आपका शू कंफर्टेबल है तो आपके चेहरे पे एक अच्छा एक्सप्रेशन आएगा। चप्पल नहीं पहन के जाना, इसका मतलब कि चप्पल में सबसे ज्यादा कंफर्ट लगता है, नहीं। स्मार्ट, अच्छे से वेल ग्रूम। हाथ कैसे होने चाहिए? अब हाथ किसी से मिलवाएंगे तो हाथ साफ होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, शेप बना हुआ होना चाहिए, तीखे तीखे नाखून नहीं किसी के हाथ में लगने चाहिए, हाथों पे थोड़ी क्रीम लगी हो, मॉइस्चराइजर लगा हो, लेकिन पसीने वाले हाथ ना हो, साफ हाथ हो, हाथ साफ किसी से मिलवाएं तो मिलाएं तो, राइट। अच्छे से आप सुबह अपनी ग्रूमिंग करके जाएं, खुशबू हो, हल्की हल्की हो, तेज नहीं हो कि मार्केट में कुछ भी मिल रहा है लगाएं, हल्की सी खुशबू होनी चाहिए। आप कॉम हो, बाल कटे हुए हो, अच्छे से शेव किया हो, नीट एंड क्लीन हो, आपकी सबसे पहली चीज जो आपकी दिखाई देती है, जो आपकी नजर आती है, वो है आपका रंग रूप, कैसे आप बैठे हैं। और सबसे खूबसूरत चीज जो आप पहन सकते हैं और जो आपको पहनना चाहिए, जो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है, वो है एक अच्छी मुस्कुराहट। आप कैसे भी हो, लेकिन अगर आप मुस्कुरा के नहीं जाएंगे ना कहीं पे भी, तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बनता है। स्माइल, ड्रेस वेल, लुक वेल, और जब हम अच्छे से तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो हम अंदर से बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आर यू गेटिंग मी? सो फोकस के हम दिख कैसे रहे हैं, अपना फर्स्ट इंप्रेशन हमारा कैसा जा रहा है। कलर मैचिंग पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कुछ भी पहन लिए उठा के, पीली शर्ट नीली कमीज नहीं, ना, पीली शर्ट और नीली पैंट, सॉरी, शेड भी मैटर करता है। तो ज्यादातर कोशिश होनी चाहिए कि जो ट्राउजर्स हैं, जो पैंट्स हैं नीचे वाले, वो डार्क कलर के हो, ऊपर की जो शर्ट है वो लाइट कलर की हो, कंट्रास्ट में हो, लेकिन कंट्रास्ट में इतनी भी कंट्रास्ट में नहीं हो कि पीली और नीली हो जाए, नहीं। वाइट हो, लाइट ग्रे हो, लाइटिश ब्लू हो, और उसके साथ आपकी ब्लू ट्राउजर्स अच्छी लगती है। अगर ब्राउन की फैमिली पहन रहे हो तो हल्की सी ऑफ वाइट हो, हल्की सी लाइट सी येलो हो, उसके साथ ब्राउन कलर के ट्राउजर हो, बहुत अच्छे लगते हैं। व्हाइट है, व्हाइट के साथ ग्रे अच्छा लगता है, व्हाइट अच्छा लगता है। छोटे चेक्स हो, अगर आप थोड़ी ठीक ठाक बिल्ट के हैं तो आप चेक पहनते हैं, अच्छा लगता है। अगर आप थोड़ी बड़ी बिल्ट के हैं तो वर्टिकल लाइंस पहनिए, उससे आप थोड़े पतले लगते हैं। टाई है तो बहुत फ्लैशी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी शर्ट में डिजाइन है तो टाई प्लेन होनी चाहिए, अगर शर्ट प्लेन है तो टाई में प्रिंट वो कुछ डिजाइन हो सकता है। बाकी बेल्ट है, आपकी वॉच का स्ट्रैप है, घड़ी पहनते हैं, आपके शूज हैं और आपके वॉलेट है, हो सके तो सब एक ही कप चीज की होनी चाहिए। अगर सब लेदर पहने, ब्राउन है तो सब ब्राउन होना चाहिए, अगर सब ब्लैक है तो सब ब्लैक होना चाहिए, सब ब्लू शेड में तो सब ब्लू होना चाहिए, तो एक जैसा। आर यू गेटिंग मी? दिस इज व्हाट मेक्स अ गुड इंप्रेशन। फिर ये तो आपने कर लिया, चलिए अब आप अच्छे से तैयार हुए, पहुंचे, वेल ग्रूम्ड। अब नेक्स्ट इंप्रेशन कैसे बनेगा? हम बात कैसे करते हैं? बहुत जोर से बोलते हैं, बहुत ज्यादा मुंह खोल के बोलते हैं, बहुत स्ट्रेस दे के बोलते हैं, बहुत ही एक्सेंट में बात करते हैं, ये बड़े प्यार से बात करते हैं, आराम से, तेज तेज बोलते हैं। कुछ लोग बात ही नहीं समझ में आती उनकी, बोल क्या रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके मुंह से कभी कभी ना थोड़ा से ड्रॉपलेट्स गिर रहे होते हैं इधर उधर,
कुछ लोग हैं बहुत पास आके बोलते हैं, कुछ लोग हैं बहुत धीमा बोलते हैं, सुनाई ही नहीं देता। तो आप कैसे बात करते हैं? क्लियर बात है कि नहीं है? जब आप कुछ बोलते हैं तो आपकी बात सही तरीके से समझ में आती है? मुँह में कुछ चबाते-चबाते बात करते हैं या क्लियर बात करते हैं? आप कैसे बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपके साथ रहने वाले कैसा महसूस करते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बात क्लियर है, समझ में आती है, आपसे बात हो सकती है, आप सुनते हैं, जब सामने वाला बोल रहा है तो आप सुन रहे हैं। आप इसलिए सुन रहे हैं कि मैं जवाब दे सकूँ या आप इसलिए सुन रहे हैं कि मैं समझ सकूँ। उसकी बात पूरी खत्म हो जाए। जब उसकी पूरी बात खत्म हो जाए तो आप पूछें और कुछ या अब मैं बोलूँ। आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, बहुत बड़ा फैक्टर है। ज़्यादातर लोग उन्हीं लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उन्हीं के साथ लाइकेबिलिटी क्रिएट करते हैं, जिनसे वो बात कर सकते हैं। जहाँ लगता है कि यहाँ बात करने का फ़ायदा ही नहीं है, मेरे को सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, वहाँ पर हमारी लाइकेबिलिटी बहुत नीचे आ जाती है। लाइकेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी। अब क्रेडिबिलिटी क्या है? क्रेडिबिलिटी है कि हम अपनी बात पे कितने कायम रहते हैं, कितने टिके रहते हैं। क्रेडिबिलिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है हमारी लाइकेबिलिटी में। आपने कभी पूरा पहले अगर हम जिससे भी बात करेंगे, उनके साथ या तो हम पढ़े हैं या हमारे पड़ोसी हैं, फैमिली है, जो भी है, उनका एक एक्सपीरियंस है हमारे साथ। हमने आज से पहले उनके साथ कई बार व्यवहार किया होगा। मे बी नॉट फॉर दिस बिज़नेस, फॉर समथिंग एल्स, पर हमारा उनके साथ एक व्यवहार है। उस व्यवहार के बेसिस पे उनको हम कैसे लगते हैं, उनका हमारे बारे में कैसा इंप्रेशन है, वो हमें पता होना ज़रूरी है और हमें पता होता है, अंदर ही अंदर हम सबको पता होता है। अगर आपको लगता है कि पहले आप में कोई बचपना था, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, नहीं मेरा इस यार सही गया, तो पहले तो उसको जाके क्लियर करो रिकॉर्ड को, कि भाई देख, तब मेरे में भी थोड़ा बचपना था। मैं भी एक अलग इंसान था। जैसे-जैसे उम्र हो रही है, जैसे-जैसे मेरा एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बढ़ रहा है, मैं सेम नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। आई एम डिफरेंट, आई एम अ बेटर पर्सन। और इसके साथ तुम्हें आज की डेट में मैं जैसा इंसान हूँ, इसके साथ जब तुम बिज़नेस करोगे, इसके साथ जब तुम व्यवहार करोगे, योर एक्सपीरियंस ऑफ मी विल बी डिफरेंट। आज हम मिलके करेंगे और बहुत बड़ा करेंगे। लेट्स डू इट। एक मौका दे लाइफ में कि मैं तेरा अपने बारे में ओपिनियन बदल सकूँ। मुझे पता है तू मेरे बारे में क्या सोचता है, महसूस करता है, बट इट्स ओके। मैं तब था थोड़ा ऐसा नादान, पर आज मैं बहुत अलग हूँ, राइट? अब ये हम इन चीज़ों की बात करें, नॉर्मल एटिकेट्स। अब इन एटिकेट्स के बाद एक और चीज़ आगे, सबसे आगे, और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बिहेवियर। हम बिहेव कैसे करते हैं? क्योंकि हमारा बिहेवियर डिसाइड करेगा कि अगला हमारे साथ कैसा फील करेगा। अब बिहेवियर वही रखना है जो हम घर पे रखते हैं। इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, प्लान एटिकेट्स बोलेंगे या एडिफिकेशन बोलेंगे, आप कुछ भी चाहें। एडिफिकेशन क्या होती है? एडिफिकेशन होता है अ, किसी और को वो पेडेस्टल देना, वो प्लेटफ़ॉर्म देना जो वो डिज़र्व करता है। अब जैसे हमारा कल्चर है, हम इंडियन हैं, हमारा एक कल्चर है, एक तहज़ीब है, उसका नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, पंजाब से, एमपी से, हैदराबाद से कोई लेना-देना नहीं है। बहुत सीधी-सी बात है कि जब हमारे घर कोई आए या जब हम किसी को मिलते हैं तो हम नमस्ते करते हैं। क्या आप सबको विश करते हैं या नहीं करते हैं? करना ज़रूरी है ना? क्या आप विश करते हैं कि बहुत छोटी-सी बात है पर सोचने की चीज़ है, क्या आप विश करते हैं कि नहीं करते हैं जब आपको कोई मिलता है? गुड मॉर्निंग बोलें, आदाब बोलें, जो भी है, जो भी आपका कल्चर है, जो भी आपका तरीका है, पर उसमें क्या आप विश करते हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो विश करना ही भूल जाते हैं। हाँ भाई, अब सब दोस्त नहीं हैं आपके। दोस्तों के साथ व्यवहार अलग रहता है। बड़ों के साथ, छोटों के साथ, पड़ोसियों के साथ, जिनको आप कम मिलते हैं, उनके साथ अलग रहता है। हेलो, नमस्ते, कैसे हो? पूछना ज़रूरी है। क्या लेंगे? कुछ खाएँगे? आप इतनी दूर आए, रास्ता सही था? ठीक से मिल गया? हाल-चाल पूछना, व्यवहार।
हर वक्त 24 घंटे पे आ गया, चला जल्दी आ, तेरे को बिजनेस दिखाऊं, तेरे को ये देख। क्यों भाई, 2 मिनट सांस, पूछो कैसे हो, ठीक हो, प्यास तो नहीं लगी, भूख तो नहीं लगी, वॉशरूम जाओगे क्या? और नहीं, नॉर्मल कर्टसी अगर आपके घर पे भी कोई आता है तो क्या आप पूछते हैं कि नहीं पूछते? कुछ लोग पूछते ही नहीं है आजकल, खासकर ये जो नई जनरेशन है, इसको तो विश करना और पानी पूछना आता ही नहीं है। अगर आपकी उम्र 25 से कम, 20 से कम है, तो अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं ना, इनको सच में नहीं आता है और सिखाना भी बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपका कोई बच्चा है, तो प्लीज उसको सबसे पहले सिखाइए कि हाथ जोड़ के नमस्ते करो, कैसे है, आइए, प्लीज बैठिए और पानी पूछिए। अगर आपसे कोई बड़ा है और आप 2 लोग बात कर रहे हैं, 2 दोस्त बैठे हैं, बात कर रहे हैं, आपके ड्राइंग रूम में आप बैठे बात कर रहे हैं, आपके पापा आ जाते हैं बाहर से, तो क्या आप खड़े होके अपने पापा को मिलवाते हो या आप बैठे ही रहते हो? क्या करना चाहिए? बदतमीज़ी है ना बैठे रहना। आपके पापा आए हैं, अगर अपने पापा के लिए आप खुद ही खड़े नहीं होंगे, तो आपका दोस्त कभी खड़ा नहीं होगा। अगर आप अपने पापा की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आपकी वाइफ या आपका स्पाउस नहीं करेगा। अब आपके पापा बाहर से सामान लेके आ रहे हैं, आप अंदर अपने फ्रेंड के साथ एसी चला के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और अरे कौन है, घंटी बजी और या दरवाजे से अरे पापा आ गए और बैठे आप वैसे के वैसे, तो आपका दोस्त, अजीब कल्चर है, पर वो भी नहीं उठेगा। पर आप उठे, भाग के गए, पापा के हाथ से दोनों लिफाफे लिए, अंदर रखे, बोले पापा बहुत गर्मी है, बैठो मैं आपको पानी ला के देता हूँ। आपका दोस्त भी साथ के साथ खड़ा हो जाएगा, अरे इनके पापा आ गए। वो हमेशा आपके डैड की रिस्पेक्ट करेगा, हमेशा। कभी आप नहीं भी हुए ना, आपके बगैर भी कहीं आपके पिताजी को मिला ना, तो वो ज़रूर उठ के नमस्ते बोलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने डैड का वो प्लेटफ़ॉर्म सेट किया है। घर पे हम अपने पिताजी के लिए नहीं खड़े होते हैं, हम उनके हाथ से बैग लेके उनको पानी नहीं पूछते हैं। बिज़नेस में आके हम अपने अपलाइन के लिए खड़े नहीं होते हैं। अब अपलाइन आपके लिए उम्र में छोटा है या बड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो अपलाइन है, यानी कि आपसे ओहदे में ऊपर है और आपका बिज़नेस प्लान वही दिखाएगा, आपकी हर चीज़ वही करने वाला है, तो वो आपकी रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। अब सोच के देखो कि ये मिस्टर अंबानी हैं, उन्होंने ऑफ़िस जॉइन किया जब धीरूभाई अंबानी अभी थे। धीरूभाई अंबानी के टाइम के जो सीए लगे हुए होंगे ना, वो उम्र में छोटे होंगे मुकेश अंबानी से। और मुकेश अंबानी के साथ जितने भी लोग काम करते होंगे ना, वो उनके जो बच्चे हैं उनसे उम्र में बड़े होंगे। बट जब इनके बच्चे आकाश अंबानी या अनंत अंबानी या जब भी ऑफिस जाएंगे ना, तो खड़े होके इनको सर बोलेंगे, उम्र नहीं देखेंगे, पता है कि ये मेरा बॉस है, मैं तेरे से पहले से काम कर रहा हूँ, मैं धीरूभाई के टाइम से काम कर रहा हूँ, ये कल का बच्चा है। वो नहीं सोचेगा, नहीं सोचेगा, तो उठेगा और सर ही बोलेगा। दैट इज हाउ यू शुड बी। और अगर आप नहीं बोलेंगे, तो आपकी डाउनलाइन भी नहीं बोलेगी। तो डजंट मैटर कि वो आपका आपसे उम्र में छोटा है, आपसे कम बड़ा, अगर वो आपसे ऊपर है और आपका बिजनेस उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो आपका बिजनेस प्लान दिखाएगा, वो आपके लिए मिन्स कन्वर्ट करेगा, हर चीज आपके लिए अगर वो कर रहा है, वो आपकी अपलाइन है, तो वो आपकी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। तो घर पे जो रिस्पेक्ट हम देते हैं, बाहर हमको वही रिस्पेक्ट अपनी अपलाइन को देनी है। ये आ गया, वो आ गया, ये ऐसे है, वो ऐसे नहीं करते हैं। आपका अपने घर में कितना भी झगड़ा हो, पापा-मम्मी के साथ कितना भी मनमुटाव हो, आप बाहर वालों के सामने खड़े होके कभी बदतमीज़ी नहीं करते। आप फैमिली ग्रुप में कभी मैसेज नहीं डालते हैं। झगड़ा आपके अपने पापा के साथ है और एक फैमिली ग्रुप है जिसमें चाचा, बुआ सब हैं, उसमें डालोगे कि पापा आपने ऐसा किया? कभी नहीं डालोगे। और बल्कि कोई चाचा या बुआ कोई या उनके किसी बच्चे ने कुछ ऐसा डाल भी दिया ना गलत मैसेज, तो आप उसका झगड़ा करने चले जाओगे। भले ही आपको अपने पापा से 100 झगड़े हों, पर अपना झगड़ा आप अपने घर में, अपने कमरे में सुलझाएँगे, बाहर नहीं लेके जाएँगे। राइट और रॉन्ग? तो आपकी अपलाइन भी सिर्फ़ आपकी अपलाइन है। उसके साथ भी सेम रिश्ता है दिल का। ग्रुप में मैसेज नहीं डालना और कोई और भी डाल रहा है तो उसको भी नहीं डालने देना कि नहीं, आपस की बात है, मिल के बैठ के बात करेंगे। आपस में सुलझाएँगे।
ग्रुप नहीं खराब करेंगे, बाकी लोगों को नेगेटिव नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, मुझे कोई चीज नहीं पता है। ये सिंपल एटिकेट्स है, राइट? क्योंकि ये बिजनेस है, यहाँ पे हमें ये चीजें समझ में नहीं आती है। हमको लगता है ये अलग है, ये बिजनेस अलग है, सेगमेंट अलग है। लेकिन फैमिली ग्रुप में पापा के बारे में कुछ नहीं लिखना। ऑफिशियल अगर कोई ऑफिस का ग्रुप है, कोई टेलीग्राम ग्रुप है, कुछ भी है, तो उसमें बॉस को डायरेक्टली चैलेंज नहीं करना। पता है ना, नौकरी से निकाल देगा। स्टेप इन में ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना कोई जायदाद से निकालने वाला है, ना कोई नौकरी से निकालने वाला है। इसलिए हमारे अंदर जो आता है ना, हम वो बोल देते हैं। जब छोटा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा जो आपकी गोदी में है, वो मस्ती में आता है ना, मम्मी के मुंह पे ऐसे 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 भी थप्पड़ मार देता है, तो मम्मी हंस पड़ती है, कुछ नहीं कहती, ये प्यारा बच्चा, मेरा वाडू सा बच्चा। फिर 1 सवा साल का होता है ना, तब भी वो ऐसे ऐसे करता है, तो मम्मी उसको टोकने लगती है, बेटा नहीं, डोंट डू दिस। पर वही बच्चा अगर 3-4 साल का होने के बाद भी ऐसी हरकत करेगा ना, तो उसको चमाट लगेगी। कुछ हरकतें ना जब हम छोटे होते हैं ना, तो अच्छी लगती है। तो इस बिजनेस में ना, जब हम नए नए होते हैं ना, पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो हम छोटे बच्चे होते हैं, तो हम कोई भी हरकत करते हैं ना ऐसी, तो हमारी अपनी कहती छोटा बच्चा, कोई बात नहीं, अभी नया नया है, करने दो। पर जब महीने 1.5 महीने 2 महीने पुराने हो जाते हैं, जब साल भर पुराने हो जाते हैं, जब आप बड़े हो गए हैं, तो वैसी हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं। दिस इज नॉट दैट गोज वेल विद योर बिहेवियर। सोचो, ये जो मैं कर रहा हूँ, इसको करने से, अब आप फैमिली ग्रुप में मान लीजिए आपके खुद के बच्चे भी हैं और अब अपने पापा को एक गंदा मैसेज डाल रहे हैं, तो क्या आपके बच्चे अपने दादा की इज्जत करेंगे? अपने दादा की बात सुनेंगे? कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, उनकी बात मानेंगे? तो अगर आप यही चीज, यही लॉजिक अपने बिजनेस में लेके जाओ कि आप अपनी ही अपलाइन को चैलेंज कर रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, गलत मैसेजेस लिख रहे हो, वो भी सबके सामने, तो क्या कल आपकी डाउनलाइन आपकी अपलाइन की सुनेगी? ये जो फेज होता है ना, प्राइस ऊपर नीचे जाने का, जो कि आपको पता था, समझाया गया था, ऐसी बात कोई नहीं, आई एम श्योर कि हर एक को समझाया गया था कि प्राइस है, ऊपर नीचे जा सकता है, वॉलेटिलिटी है, गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे जाता है, इतने शेयर्स है उनका प्राइस ऊपर नीचे जाता है, पर हम कहीं कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे ना हमने सबको प्लेटफॉर्म दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना के, हाँ जी जवाब दे के, तो आपको ना लगता है कि ये मेरे पास प्लेटफॉर्म है। पैसे छोड़ो एक तरफ, दुनिया भर का जो यहाँ पे भरा हुआ है ना, पूरा अपना वो यहाँ पे निकाल दो, बिना सोचे समझे, बिना फिल्टर के। आजकल तो लोग फोटो नहीं डालते फिल्टर किए बिना, नहीं डालते ना बिना फिल्टर के फोटो। उसको थोड़ा गोरा कर दो, उसको थोड़ा ये कर दो, उसको थोड़ा वो कर दो, लेकिन बिना फिल्टर के बोल कैसे लेते हो? बिना फिल्टर के मैसेज कैसे डाल लेते हो? और ऐसे बात करने वाला आपकी अपलाइन तो फिर भी आपको पकड़ के रखेगी, ये चलो मेरा बच्चा है, मेरी वजह से। लेकिन आपके इस तौर तरीके और बिहेवियर को देख के आपकी डाउनलाइन भाग जाएगी कि अरे यार कैसा आदमी है। वो आपसे भी ज्यादा ऐसे 2 काम करेंगे, जो आपको करते हुए देखेंगे, वो आपके साथ करेंगे मल्टीप्लाई करके। कहते हैं ना कि जो हमने अपने माँ-बाप के साथ किया रहता है, हमारे बच्चे सूद समेत हमसे आगे वसूल लेते हैं। अगर आपने इतनी बदतमीज़ी की है ना अपने पिताजी से कभी भी, आपका बच्चा समझ लीजिए आपसे 2 गुने ज़्यादा बदतमीज़ निकलने वाला है। अगर आपने अपने स्कूल में 10th क्लास में फ्रेंड्स के साथ जाके एक्सपेरिमेंटिंग करी है ना, कोई गड़बड़, या तो स्मोक करना या कभी ड्रिंक करना या कुछ भी, जो बच्चे, अगर आपने 10वीं में एक्सपेरिमेंट किया ना, तो आपका बच्चा 8वीं में एक्सपेरिमेंट करेगा सेम चीज। आपके डाउनलाइंस भी आपके बच्चे हैं। जो काम और कांड, जो काम और कांड आपने करे हैं ना, वही आपके साथ होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग लंबा टिके रहें, अगर आप चाहते हैं कि वो आपका हाथ पकड़े रखें, आप पे विश्वास करें और इस जर्नी में आपके साथ रहें, तो आपको भी किसी के साथ रहना पड़ेगा। अगर आप ही क्या कहते हैं उसको, बिना डोर की पतंग है, आप ही खुद बिना डोर की पतंग है, तो आपके हाथ में कोई अपनी डोर क्यों देगा?
ये भी हमारे एटिकेट्स है, ये भी हमारी एडिफिकेशन है। अपलाइंस को जानना, हमारी अपलाइन क्या करती है उसको समझना, वो भी कोई और काम कर रही हो सकती है, उनको 24 घंटे फोन करना, मैसेज करना, उनके ऊपर प्रेशर डालना, क्या सच में तमीज और शोभा देता है? क्या हम इतने बेवकूफ और जाहिल हो चुके हैं कि हमको समझ में ही नहीं आता है कि ये वो नहीं कर रहा, हमारी अपलाइन के हाथ में कुछ भी नहीं है सच में। सो दीज मैनर्स इफ यू डोंट हैव, अगर हम डेस्परेशन में रहेंगे और ये सब तौर तरीके नहीं बदलेंगे, तो कोई मेरे साथ क्यों आना चाहेगा, कोई मेरे साथ क्यों बैठना चाहेगा? और एक और बहुत बड़ी चीज देखी है मैंने, हम ना अपलाइन के ऊपर बोझ बन जाते हैं। हम तो यहाँ आपकी वजह से आए हैं, अब आप ही मेरा खर्चा करो। अब आपको मिलने गए हैं, बिल पे करना है, अपलाइन पे करेगी। खाना खिलाना है, अपलाइन खिलाएगी। कहीं जाना है, अपलाइन देगी पैसे। क्यों देगी भाई, क्यों देगी? डच करिए, अपलाइन है, पापा नहीं है, और एक उम्र के बाद तो पिताजी भी नहीं आपको आपका बोझ उठाते, वो भी आगे बिजली का बिल आपके घर पे रख के चले, आपके पास रख के चले जाते कि बेटा बिजली का बिल आया, भर देना शाम तक, राइट? सो व्हाई, बिफोर एनीथिंग एल्स, आई वांट यू टू आस्क योरसेल्फ व्हाई। ये आ कहां से रहा है मेरे अंदर? क्यों आ रहा है मेरे अंदर ऐसी चीज कि मैं किसी और पे डिपेंडेंट हो जाऊं, किसी और के ऊपर पैरासाइट बन जाऊं? क्या मेरे पास इतना नहीं है कि मैं अपनी चाय का, कॉफी का, रेस्टोरेंट का बिल पे कर सकूं? और अगर नहीं है, फॉर वॉट एवर रीजन, कभी आपने समझा कि जी जो भी है मैंने तो जी अपना सारा कुछ स्टेप इन में लगा दिया है, अब जो आएगा यहीं से आएगा। चलिए, आपने ऐसा सोचा, दिसंबर गया, जैन गया, फेब गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, 6 महीने जा चुके हैं। और जहां तक हमको समझ में आ रही है कि धीरे धीरे इट विल गो बैक। पहली बात तो यह कि इट विल गो बैक, बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, राइट? बढ़ेगा ना। ये कॉल पे हम इतने लोग हैं और अभी भी टिके हुए हैं। 238 238 लोग इस कॉल पे हैं। तो मैं बाकियों को नहीं कहती, मैं कहती मान ये 238 लोगों को तो 100% विश्वास है स्टेपमेंट पर कि ये चीज ऊपर जाएगी। अब जो कर दिया सो कर दिया, बट डेस्परेशन में ना आने की बजाय अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो एटलीस्ट अब कुछ और करना शुरू कर दो, राइट? Have another stream of income, have another source of income, at the same time keep building this business. नेम लिस्ट हम नहीं बनाएंगे, कॉलिंग हम नहीं करेंगे, प्लान हम नहीं दिखाएंगे, इज्जत ना तो कंपनी की करेंगे, ना तो अपलाइन की करेंगे, ना तो फाउंडर्स की करेंगे, ना तो अपॉर्चुनिटी करेंगे। इज्जत नहीं करेंगे। इज्जत करना, गिविंग रिस्पेक्ट, is one of the most beautiful etiquette and edification you can carry. सबसे खूबसूरत चीज जो है वो है किसी को इज्जत देना, क्योंकि इज्जत देके आप इज्जत कमा लेते हैं। आप तमीज से पेश आते हैं, आपको तमीज मिलती है, राइट? अब ये सब हमने करना नहीं है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि जी अब बस मैं बैठे बैठे करोड़ में चलूं, और चलना भी नहीं है, कुछ लोगों ने तो उसके भी जुगाड़ निकाल रखे हैं, और मैं बैठे बैठे करोड़पति बन जाऊं। अगर इतना ही आप दान, महादान पुण्य करके आए होते ना, कि आपकी किस्मत में ऐसे ही बैठे बैठे करोड़पति बनना लिखा होता, तो आप इस कॉल पे होते ही नहीं, आप मुकेश के घर में पैदा होते, मुकेश अंबानी के घर में या अडानी के घर में पैदा होते। तो अगर इस जून में पैदा हुए हो तो कर्म योग जून में पैदा हुए हो, कर्म तो करना ही पड़ेगा, राइट? तो या तो कोई और सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लो, कोई और काम धंधा शुरू कर लो, और अगर नहीं करना है, यहीं से करना है, तो जिस प्राइस पे आज की डेट में जिस प्राइस पे मिंट्स आ रहे हैं, इसी प्राइस पे अगर आप बिजनेस बिल्डिंग शुरू करते हैं, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? फेज 3 में तो वैसे भी प्राइस का कोई लेना देना ही नहीं है। डॉलर वैल्यू की प्रॉमिस है और डॉलर वैल्यू के हिसाब से मिंट्स मिल जाएंगे, राइट और रॉन्ग? अगर आप तरीके से ये सब तरीके से विद रिस्पेक्ट, विद फेथ, 100% फेथ, 100% फेथ का मतलब होता है 0% डाउट। पता है फेथ ऑफ 100% फेथ क्या होता है? 100% फेथ इज लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी।
अब एक लेडी आए और आके, यार तुम्हारी बीवी तुमको आके बोले, यार मैं ना 5% प्रेग्नेंट हूँ। 5% प्रेग्नेंट क्या होता है? 10% प्रेग्नेंट हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना 80% प्रेग्नेंट हूँ। एक बड़ी पुरानी पिक्चर है हिंदी, उसमें ना वो मुकरी मुकरी है ना, छोटा सा हाइट वाला, नथुलाल की मूछें हो तो नथुलाल जैसी, सो दैट कैरेक्टर। तो किसी मूवी में वो कैरेक्टर बोलता है, मेरी ना बेटी जरा सी पेट से है, जरा जरा सी क्या होता है प्रेग्नेंट। सो आइदर वुमन इज प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट, या तो प्रेग्नेंट होगी या तो नहीं होगी, जरा सी नहीं हो सकती है। 5% 10% नहीं हो सकती है। तो ऐसे या तो भरोसा होता है या तो नहीं होता है। अगर तो है तो धंधा कर लो, और अगर नहीं है तो कम से कम अपने आप को आईने में देख के एक बार सच बोल दो कि मुझे भरोसा नहीं है। अपलाइन को भी बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है। फिर अपने आप को शीशे में देखो और बोलो कि मुझे भरोसा नहीं है। और जब कह दिया कि मुझे भरोसा नहीं है, तो फिर कोई और काम धंधा ढूंढ लो। फिर जब यहाँ पैसे बढ़ेंगे, जब आपके मिनट्स की वैल्यू जाएगी, जब आपको मिलेगा तो मिलेगा, तो बैठ जाओ। बट अगर 100% भरोसा है, तो 100% एटीट्यूड के साथ, 100% रिस्पेक्ट के साथ, 100% ऑनेस्टी के साथ, बिकमिंग अ गुड लाइकेबल पर्सन, जिसके साथ कोई जुड़ना चाहे, जिसके साथ कोई अपनी एसोसिएशन बनाना चाहे। क्योंकि अगर आपके अंदर 100% बिलीफ नहीं है और आपने प्लान दिखा दिया और सामने वाला आपके साथ जुड़ गया, तो वो तो 100% फेथ के साथ आया है, पर आपके लैक ऑफ फेथ से वो भी खराब हो जाएगा। तो वो जो आके शायद एक बिजनेस को एक लेवल पे ले जाता, वो भी आप खुद ही खराब कर देंगे, क्योंकि आपने खुद ने ही अपनी जड़ें खराब कर दी डाउट करके। आ रही बात समझ? बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे कुछ लोग अपने बच्चों को कोसते रहते हैं। मैंने बहुत लोग देखा है। यहाँ मैंने एक बड़ी मतलब है एक चीज, अपने ही बच्चों को कोसते रहते हैं, हमारे तो बच्चे नहीं अच्छे निकले, तमीज नहीं है, अक्ल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। इतना कोसते हैं अपने बच्चों को, इतना कोसते हैं, इतना कोसते हैं कि बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। बच्चों को लगता है कि, और बच्चों के लिए आवाज वही है जो माँ बाप बोल रहे हैं। माँ बाप बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे। तो बच्चे खुद यही विश्वास करने लग जाते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझ में कुछ अच्छा है ही नहीं है, और वो बच्चे नीचे ही रह जाते हैं, ज्यादा ग्रो नहीं करते। और उन माँ बाप को पता नहीं चलता कि हमने अपनी खुद की जड़ें काट ली हैं अपने ही बच्चों को कोस कोस के। स्टेपमिंट आपका अपना बच्चा है, वो चल के नहीं आया आपके पास, आपने खुद अपने पूरे होशो हवास में समझ के जानते बुझते इसके साथ अपना एसोसिएशन बनाया है। अब अगर इसको खुद ही कोसते रहोगे, खुद ही इसको कोसते ही रहोगे, तो इसमें से कैसे निकालोगे? लॉ ऑफ एनर्जी आजकल तो हर जगह है, पहले तो चलो नहीं होता था, अभी तो रील को सदगुरु हैं, श्री श्री हैं, कोई भी, हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एनर्जी और हर चीज की बात कर रहा है। यहाँ तक कि अब तो कहते हैं कि अगर आप अपने गैजेट्स को, मशीन को, कार को, चीजों को भी अगर हर वक्त बददुआ देते हो ना, ये तो कार ही खराब है, कार ही खराब है, चलती ही नहीं है, कभी भी तो चलना बंद हो जाती है। और अगर हम अपनी चीजों को तमीज से प्यार से रखते हैं ना, नहीं बहुत अच्छा है, आई एम वेरी ब्लेस्ड, इट्स गोइंग गुड, इट्स वेरी वेल, तो आपकी वही चीजें बड़ी अच्छी चलती है। आप क्या एनर्जी दे रहे हैं इसको? और अगर खुद ही ऐसी एनर्जी देते जा रहे हो तो आपकी डाउनलाइंस क्या करेंगी? तो एटिकेट्स का मतलब है हम कैसे पेश आएंगे, और क्या हम वो हैं, क्या मैं वो इंसान हूं जिसके साथ मैं कर, आज मान लीजिए अगर मुझे डाउनलाइन बनना है, मुझे बिजनेस शुरू करना है स्टेपमेंट का, मुझे डाउनलाइन बनना है, तो मैं किसको अपनी अपलाइन बनाऊंगी? क्या मैं अपने आप को उस नजर से देखती हूँ कि यस इसकी डाउनलाइन बनना है मुझे? अगर आज की डेट में आपको दोबारा साइन अप करने का मौका दिया जाए, तो क्या आप अपने आप को अपनी अपलाइन बनाना चाहेंगे? क्या आप अपने आप को अपनी डाउनलाइन बनाना चाहेंगे? और वो जो गैप है ना आपके हाँ और ना के बीच में, उसी गैप को फुलफिल करना है हमें। और जब वो फुलफिल कर लेंगे ना, तो नॉट ओनली स्टेपमेंट, हर जगह से आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि हम जैसे हैं ना, हम वैसे ही रहते हैं, हम ज्यादा नहीं बदलते हैं। हम अपना एनवायरनमेंट बदल लेते हैं, एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में चले जाते हैं,
एक घर छोड़ के दूसरे घर में चले आते हैं, लेकिन हमको हर जगह वैसे ही लोग वैसे ही हमारे पड़ोसी हर जगह ही बुरे रहते हैं, बॉस हर जगह ही खराब रहता है, रिश्तेदार हर जगह बुरे रहते हैं। पर जैसे ही आपका नजरिया, एटीट्यूड बदलता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो करना क्या है, अपने अंदर वो चीज लेके आनी है। गरीबी, अमीरी, अपॉर्चुनिटीज, तमीज यहाँ पे है सारी। और अगर कोई इस कॉल पे थोड़ा भी रिलीजियस है ना, क्योंकि इंडिया में सब लोग बड़े रिलीजियस होते हैं, तो रिलीजन में ना, हर एक रिलीजन में एक ही चीज कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हम यहाँ कैसे पहुंच गए इतने लोग? इतने सारे इत्तेफाक हो गए कि इत्तेफाकन आप भी, मैं भी, सब लोग यहाँ पहुंच भी गए, इस कॉल पे भी कनेक्टेड है, सब कुछ है। ऐसा नहीं होता है, किसी की रजा है इसमें। या तो हम कुछ सीखने आए हैं, या कुछ सिखाने आए हैं, या कुछ बदलने आए हैं, या कुछ बदलवाने आए हैं। तो जो भी है, जैसा भी है, वो हो जाएगा। जब तक नहीं होता है, तब तक लेट्स बिकम अ पर्सन जो सक्सेसफुल हो, जिसको देख के लगे कि ये सक्सेस डिजर्व करता है। तो डिजर्व करने के लिए सक्सेस हमको क्या करना है? हमको अपना व्यवहार बदलना है, आचरण बदलना है, और उसके लिए मैंने अपनी सोच बदलनी है कि मुझे बदलना है। सबसे पहले तो ये सोच, वो ही बदलेंगे, उनको ही सब कुछ करना है, सारी गलती उनकी। उसके अलावा पहले मुझे सोचना है कि नहीं, मुझे बदलना है। और मुझे एक दो चीज नहीं, मुझे सब कुछ ही बदलना है। मैं ऐसा ही हूं करके ये एटीट्यूड नहीं चलेगा, मैं तो ऐसा ही हूँ। ऐसे ही हो तो भैया फिर यही मिलेगा जो मिल रहा है, फिर वही मिलेगा जो मिल रहा है। जो मिल रहा है अगर वो बदलना है, तो फिर मुझे बदलना पड़ेगा, राइट? ज्यादा चाहिए तो बर्तन बड़ा लेके जाना पड़ेगा, छोटे बर्तन में नहीं आएगा, चम्मच ले जाके नहीं मिलेगा बड़ा। तो मुझे वो बड़ा बर्तन बनना है। मुझे वो बड़ा बर्तन कैसे बनना है? अच्छा इंसान बन के, एटिकेट्स, तमीज, wishing people, treating them with respect, understanding, listening, behaving good, right? So thank you so much. That was me for today. आई होप मैंने बहुत ज्यादा नहीं कहा कुछ, और जो कहा उसकी कोई सेंस बनी आपको, क्योंकि इसके बाद जब हम बात करेंगे कि हम शो द प्लान कैसे करें, हम किसी को टेबल पे कैसे बुलाएं, हम क्लोजिंग कैसे करें, तो क्लोजिंग में इन फैक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। कई बार होता है कि इंसान को बुलाते आप हैं, प्लान आप दिखाते हो, पर वो ज्वाइन किसी और के साथ कर लेता है जाके, और फिर बहुत बुरा लगता है कि प्रॉब्लम क्या है। भाई छोटी छोटी चीजें हमें याद नहीं रहती, छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं। So today I wanted you to check कि क्या ऐसा कुछ है, ताकि अगली बार जब हम शो द प्लान एंड फॉलो अप और उसका इवेंचुअली क्लोजिंग वगैरह की बात करें, तो आपको ये कष्ट ना देखना पड़े, राइट? थैंक यू सो मच। ठीक है जी, राजेश जी, ओवर टू यू। जी मैम, थैंक यू। और काफी अच्छे से आपने ये सारी चीजों के बारे में बताया, क्योंकि जनरली लोगों की ये शिकायतें रहती है कि भाई प्रोस्पेक्ट तो मेरा था लेकिन ज्वाइन किसी और के साथ हुआ। तो ये मिस्टेक काफी लोग करते हैं एक्चुअल में, और होता भी है। तो आज जितने भी लोग थे हमारे साथ, जैसे लगभग 250 लोग थे, और उम्मीद करते हैं हर किसी को ये सेशन पसंद आया होगा, और आने वाले समय में इन बातों का ध्यान रखेंगे कि एटिकेट्स क्या होते हैं और किसके साथ कैसे रिलेशन बनाएं। बिल्कुल, और absolutely. और जो आप एग्जाम्पल देते हैं वो काफी अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं कि 100% यानी 100% या तो भरोसा करिए या ना करिए। सो बस आज से हम लोग सभी लोग पूरे भरोसे के साथ लगते हैं और करते हैं फिर से एक नया बिजनेस स्टेपमेंट से। थैंक यू मैम। थैंक यू सो और मच। थैंक यू मैम। सो दोस्तों, आज का इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे।